गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को, कि इस चैप्टर से यानी कि भारत पर अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत से लगभग 70 क्वेश्चंस को करवाया जा चुका है। जिसे आप कवर नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर अवश्य उन सभी वीडियोज़ को देख लें। याद रखें, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्ले लिस्ट से जितना करवाया जा रहा है उन सभी एमसीक्यूज़ को कवर कर लेते हैं तो निस्संदेह आप एग्ज़ामिनेशन में सफल हो जाएंगे। वरना तो लोग लगे हुए हैं, इसके एक भाग आप भी हो जाएंगे और फिर जो घिसी पिटी भारत की जो व्यवस्था है, जो कुप्रथा है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जातीय, सामुदायिक, इन सभी चीज़ों में आप फिर पड़े रह जाएंगे। और जब अंत समय आएगा तो निष्कर्ष में आप पाएंगे कि मेरा तो बहुमूल्य समय निकल चुका है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप एक सरकारी नौकरी अवश्य ले लें, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ आर्थिक रूप से आप सक्षम हो पाएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन की जो असंतुलित रूपी जो पहिया है वो आपके जीवन में संतुलन लाएगा। निष्कर्ष में यही है कि भारत जैसे विविध और विकासशील देश में सरकारी नौकरियां न केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें और जो बहुमूल्य समय आप इसके लिए दे रहे हैं वो समय व्यर्थ न जाए, इस पर आप एक बार ध्यान अवश्य रखें। तो पहला प्रश्न है कि फिरोज़ तुगलक के प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन एक सत्य नहीं है। तो यहाँ पर सी के बारे में बोला गया है, ये सत्य नहीं है, यानी कि ये असत्य कथन है कि सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश होता था तथा वह कानून की व्याख्या स्वयं करता था। ये फिरोज शाह तुगलक के संबंध में गलत है। बाकी बात, उसने सैनिकों को जागीर के रूप में वेतन देना प्रारंभ किया, ये मूल रूप से सही है। उसने दासों को दस्तकारी का प्रशिक्षण दिलवाया, ये भी मूल रूप से सही है। दिल्ली सल्तनत में पहली बार उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये भी मूल रूप से सही है। तो याद रखें, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया था? तो फिरोज तुगलक। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि ऑप्शन सी गलत क्यों है। तो इसके शासन काल में न्याय व्यवस्था पर धर्म गुरुओं का प्रभाव बढ़ गया था। मुफ्ती कानूनों की व्याख्या करते थे। यहाँ पर दिया गया है कि सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश होता था तथा वह कानून की व्याख्या स्वयं करता था, ये गलत है। व्याख्या करने का कार्य कौन करता था? तो मुफ्ती यानी कि धर्मगुरु लोग करते थे। अगला है कि उसने इस्लाम स्वीकार नहीं करने वाले हिंदुओं को जिम्मी कहा, है ना। जिम्मी किसे कहा? तो वैसे व्यक्ति जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, वैसे हिंदू को जिम्मी कहा। अब यहाँ पे आता है इतिहासकार आरसी मजूमदार। इनके अनुसार फिरोज इस युग का सर्वाधिक धर्मांध एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का अग्रगामी था। तो ऐसी बातें किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार ने कहा था। इस पॉइंट को याद रखें। अगला है कि फिरोज शाह का वजीर यानी कि प्रधानमंत्री मलिक मकबूल था। मलिक मकबूल कौन था? तो फिरोज शाह का प्रधानमंत्री था। अगला फैक्ट है, वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन किया तथा उलेमा को प्रशासनिक कार्यों में महत्व दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है? तो उत्तर होगा सी, फुतुहात ए फिरोज शाही, है ना। शाही यहाँ पे हो छूट गया है। तो फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। इसकी रचना स्वयं फिरोज तुगलक ने की, है ना। तो रचनाकार जो है इसे ही आपको याद रखना है, फिरोज तुगलक होगा फुतुहात ए फिरोज शाही का रचनाकार। अगला है जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांदारी एवं तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। दूसरा है जियाउद्दीन बर्नी, इसने क्या रचना किया था? तो फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही। तो याद रखना है, यहाँ जहाँ पे तारीख आ जाएगा तो वहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी आ जाएगा। तो अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार लोग हो जाते हैं तारीख ए फिरोज शाही और फुतुहात ए फिरोज शाही में। तो याद रखना है फ से फिरोज तुगलक, है ना, पर ये ट्रिक बनेगा। अगला है कि जबकि सीरत ए फिरोज शाही की रचना किसी अज्ञात विद्वान ने की थी, है ना। अगला है जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त था, है ना। किसे किसे से संरक्षण प्राप्त था? तो जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को। फिर आयुर्वेद से संबंधित एक ग्रंथ का एजुद्दीन ने दयालते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। तो दयालते फिरोज शाही नाम से जो आयुर्वेद से संबंधित एक ग्रंथ था,
इसे किसने अनुवाद करवाया था? तो नाम याद रखना है, एजुद्दीन। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक की मुद्रा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। है ना, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से कथन सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 3 को सत्य माना गया है, जिसमें पहला है कि उसने तांबे के मिश्रण से बने अद्धा एवं बीख नामक सिक्के जारी करवाए, और तीसरा है उसने अपने सिक्कों पर अपना तथा अपने पुत्र फतह खां का नाम अंकित करवाया। ये दोनों कथन जो है वो मूल रूप से सही है। तीसरा कथन, फिरोज तुगलक ने जीतल नामक एक नया सिक्का चलाया, ये कथन गलत है। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो उपर्युक्त में से केवल 1 और 3 कथन सत्य है, जो कि दर्शाया गया है। उसने संसगानी नामक सिक्के चलाया था, है ना, ये नया सिक्का चलाया था, उसका नाम क्या था? संसगानी था, जो कि यहाँ दिया गया है जीतल, जो कि गलत है। बाकी बात ये सभी तो हम लोग देख चुके हैं कि वे इस्लाम धर्म के पक्षधर था, है ना, इस्लाम धर्म को शासन का आधार बनाया। वह सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था जिसने विजयों तथा युद्धियों की तुलना में अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति को श्रेष्ठ स्थान दिया। तो इसे भी याद रखना है, प्रथम यहाँ पर आ रहा है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि उसने अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति को विशेष ध्यान दिया था बजाबते युद्ध में भाग लेने को। फिर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट बन के आता है कि फिरोज तुगलक की सफलताओं का श्रेय उसके प्रधानमंत्री खाने जहाँ मकबूल को दिया जाता है ना। तो उनका सफलता का श्रेय किसे मिलता है, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन महमूद शाह के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन महमूद के समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण नहीं कर सका था। ये ऑप्शन गलत है ना। क्या था? तैमूर लंग ने नसीरुद्दीन महमूद के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था, है ना। तो इस कारण से ऑप्शन डी गलत है। बाकी बात ऑप्शन ए को देखते हैं। तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था, है ना। इसके शासन काल में मलिक सरवर नामक एक हिजड़े ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, है ना। तो यहाँ पर याद रखना है, इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाएगा तो इसे भी ध्यान में रखना है। अगला है कि महमूद शाह का शासन एक समय केवल दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रैयत आला की उपाधि धारण किया था? तो उसका उत्तर होगा खिज्र खां। खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण किया था। खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना किया था। यहाँ पे देखिए, किसी भी वंश के संस्थापक का नाम आपको याद रखना है ना। तो सैयद वंश आएगा, उसका स्थापना किसने किया था? तो खिज्र खां ने किया था। कब किया था? तो 1414 ईस्वी में किया था। अगला फैक्ट है कि तैमूर लंग भारत से वापस जाते समय खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर, लाहौर का शासक नियुक्त किया था। अगला है कि खिज्र खां के शासनकाल में पंजाब, मुल्तान एवं सिंध पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए। फरिश्ता ने खिज्र खां की एक न्यायप्रिय एवं उदार शासक बताया है ना। एक यहाँ पर इतिहासकार है फरिश्ता, इन्होंने क्या बताया था खिज्र खां के बारे में कि वे एक न्यायप्रिय एवं उदार शासक था। इसकी मृत्यु 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो गई। खिज्र खां की मृत्यु पर युवा, वृद्ध, दास एवं स्वतंत्र सभी लोग काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था। तो इस प्रकार से इसके न्याय व्यवस्था और शासन व्यवस्था से लोग प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, खिज्र खां का उत्तराधिकारी मुबारक शाह था। मुबारक शाह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न में भी कभी कभी एक उत्तर छुपा हुआ होता है। पूछ देगा कि खिज्र खां के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक है कि एक पॉइंट बन के आ रहा है मुबारक शाह। तो चलिए, मुबारक शाह के संबंध में निम्न कथन पर यहाँ विचार करना है। तो मुबारक शाह का प्रधानमंत्री यानी कि वजीर सरवर उल मुल्क था। दूसरा है, तारीख मुबारक शाही की रचना याहिना बिन अहमद सरहिंदी ने किया था। यहाँ पर हमें सत्य कथन बताना है। तो उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है ना। उपर्युक्त ये दोनों कथन है, इसे याद रखना है, ये सत्य है। उनके जो प्रधानमंत्री थे सरवर उल मुल्क थे, और तारीख है मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया था। यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्टर 1-2 बन के आ रहा है कि मुबारक शाह के वजीर सखर उल मुल्क ने षड्यंत्र द्वारा 1434 ईस्वी में सुल्तान की हत्या कर दी। प्रश्न है कि मोहम्मद शाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन को बताना है। तो इसमें से ऑप्शन सी को असत्य माना गया है कि दिल्ली पर महमूद के आक्रमण के समय बदायूं का सूबेदार बहलोल लोदी था। तो मालवा के शासक महमूद द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया, उस समय बहलोल लोदी मुल्तान का सूबेदार था, है ना। लोदी
बहलोल लोदी कहाँ का सुल्तान था? तो मुल्तान का। यहाँ पर कहाँ का सूबेदार बताया गया है? बदायूं का। इस कारण से ये जो है वो गलत है ना, मुल्तान होना चाहिए था। अगला है कि मोहम्मद शाह अंतिम समय में विद्रोह को दबाने में असमर्थ हो गया था, अतः अधिकांश राज्यों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अगला फैक्ट बन के आ रहा है कि मोहम्मद शाह की 1445 ईस्वी में मृत्यु के साथ में सैयद वंश का पतन की ओर अवसर हो गया। इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाल अलाउद्दीन आलम शाह सिंहासन पर बैठा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बहलोल लोदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर सत्य कथन बताना है, तो इसमें से 1, 2 और 4 को सत्य माना गया है। पहला है, दूसरा है, चौथा कथन जो है वो सत्य है। पहला है कि बहलोल लोदी दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था, है ना, याद रखना है। ये कैसा था? तो अफगानी था। फिर है 1451 ईस्वी में वह बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, है ना। किस नाम से बैठा था? तो इसे भी याद रखना है। उसके शासन काल में जौनपुर पुनः दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया। ऑप्शन 3 जो है वो गलत क्यों है कि ग्वालियर पर किया गया अभियान उसकी प्रथम अभियान था। ये ऑप्शन गलत है, इसकी चर्चा करते हैं। तो ग्वालियर पर बहलोल लोदी द्वारा किया गया आक्रमण सुल्तान का अंतिम विजय अभियान था, पहला नहीं था, अंतिम था, है ना। फिर है कि ग्वालियर अभियान से लौटते समय ही बीमारी से 1489 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। बहलोल अपने सरदार को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। तो ये नोमेनक्लेचर है, इसे भी आपको याद रखना है। सरदारों को किस नाम से बहलोल लोदी पुकारता था? तो मसनद ए अली कहकर। इसका राजस्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। अपने सरदारों के खड़े रहने पर वह स्वयं को खड़ा रहता था। उसने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया। वो धार्मिक रूप से क्या था? तो सहिष्णु था, यानी टॉलरेंस था। उसने सरदारों में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे। तो इस प्रकार से ये था बहलोल लोदी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला है, सिकंदर शाह लोदी के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पर है कि बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, है ना। ये मूल रूप से सत्य कथन है। दूसरा है, सिकंदर लोदी ने 1494 ईस्वी में बनारस के समीप हुए एक युद्ध में हुसैन शाह सरकी को हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, है ना। ये गलत है ना। सिकंदर लोदी ने 1494 ईस्वी में बनारस के समीप हुए एक युद्ध में हुसैन शाह सरकी को हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ये गलत क्यों है? क्योंकि 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बनारस के समय हुए एक युद्ध में हुसैन शाह सरकी को परास्त कर बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। अगला है कि व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की नींव डाली। ये भी मूल रूप से सही है। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। ये भी मूल रूप से सही है और ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी गलत क्यों था? तो इसकी चर्चा कर चुके हैं कि 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बनारस के समीप हुए एक युद्ध में हुसैन शाह सरकी को परास्त कर बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, ना कि जौनपुर को। फिर है कि उसने अनाज एवं अन्य आवश्यकता की वस्तुओं पर से चुंगी एवं कर हटा दिया, जिससे आवश्यकता की वस्तुएं सस्ती हो गई। इसे भी याद रखना है, पूछ देगा कि वो महंगा कर दिया था, है ना, जबकि सही क्या होना है? वो सस्ता किया था चुंगी एवं कर को। अगला है, सिकंदर लोदी सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान हुआ जिसने खुम्स यानी कि लूट का माल में कोई हिस्सा नहीं लिया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लूट के माल में कौन से ऐसे शासक था जो हिस्सा नहीं लेता था? तो उत्तर होगा सिकंदर लोदी। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करवाई थी। उसने आंतरिक व्यापार कर समाप्त कर दिया था तथा गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया। तो इस प्रकार से सिकंदर लोदी से संबंधित फैक्ट था। अगला सिकंदर लोदी से ही प्रश्न है कि सिकंदर लोदी के निम्न में से किस कार्य से उसके धार्मिक दृष्टि में असहिष्णुता होने का प्रमाण मिलता है? आप देखिए, तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी कथन को बोला गया। पहला है कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहाँ मस्जिद का निर्माण कराना, ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए देना, पुनः हिंदुओं पर जजिया कर आरोपित करना। तो इस सभी कारणों से उसे क्या कहा गया? असहिष्णु या इंटॉलरेंस। अब देखते हैं प्रश्न को। उपर्युक्त सभी कार्य प्रमाणित करते हैं कि वह धार्मिक रूप से असहिष्णु एवं धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का वो क्या था? विरोधी था।
उसने एक ब्राह्मण को सिर्फ इसलिए फांसी दे दी कि उसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र हैं, है ना, ये भी एक फैक्ट है। उसने मुसलमानों से जजिया निकालने एवं मुस्लिम स्त्रियों के पीरों एवं संतों के मज़ार पर जाने पर वो क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो सिकंदर लोदी किया था। और अंत में इसकी मृत्यु होती है 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कार्य सिकंदर लोदी द्वारा नहीं किया गया था, ये बताना है हमें। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। उसने मस्जिदों से शिक्षा को अलग कर शिक्षा को अलग विभाग के अधीन स्थानांतरित किया, ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात, सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी आगरा को बनाया, है ना, इसे भी याद रखना है। उसने निष्पक्ष न्याय के लिए न्याय मियाँ भुआ को नियुक्त किया था, ये भी मूल रूप से सही है। सिकंदर ने एक संस्कृत ग्रंथ पर फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाया था, ये भी मूल रूप से सही है। अब देखते हैं कि ऑप्शन डी गलत क्यों है। तो सिकंदर लोदी शिक्षित एवं विद्वान शासक था। विद्वानों को संरक्षण देने के कारण उसका दरबार विद्वानों का एक केंद्र स्थल बन गया था। उसने मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का स्वरूप प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया, है ना। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है कि उसने मस्जिदों से शिक्षा को अलग कर शिक्षा को अलग विभाग के अधीन स्थानांतरित किया था, ये ऑप्शन इस कारण से गलत है। वो शिक्षा को मस्जिद से अलग नहीं किया था, बल्कि मस्जिद के अंतर्गत ही उन्होंने शिक्षा को अलग स्वरूप प्रदान करने की कोशिश किया। फिर है कि मुस्लिम शिक्षा में सुधार करने के लिए उसने तुलंबा यानी कि फारस के विद्वान शेख अब्दुल्लाह और शेख अजीजुल्लाह को बुलाया। तो ये दोनों नाम भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्लाह जो थे वो विद्वान थे, वो कहाँ से बुलाया गया था, तो याद रखना है तुलुम्बा यानी कि फारस से। अब प्रश्न है यहाँ पर इब्राहिम लोदी एवं मेवाड़ के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मेवाड़ पर अधिकार को लेकर। एक्सप्लेनेशन को देखें, मेवाड़ एवं इब्राहिम लोदी के बीच मेवाड़ पर झगड़े का मुख्य कारण अधिकार को लेकर था। मेवाड़ के शासक जो थे वो राणा संगा, इसके विरुद्ध इब्राहिम लोदी का अभियान असफल रहा। खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी राणा संगा से हार गया था। इसके बाद राणा संगा ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया। उसके असंतुष्ट सरदार पंजाब का दौलत खां लोदी एवं उसके चाचा आलम खां ने काबुल के तैमूर वंशी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रित किया था। बाद में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें लोदी पराजित हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, है ना। याद रखना है, यहाँ पर लोदी पराजित हो जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। फिर है कि इब्राहिम की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो गया और बाबर ने भारत में एक नवीन वंश यानी कि मुगल वंश की स्थापना की, है ना। तो इस तरह से इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि किसकी मृत्यु के साथ ही मुगल वंश की स्थापना हुआ। तो उत्तर होगा इब्राहिम की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सिकंदर लोदी के विषय में कहा कि वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। तो उत्तर होगा फरिश्ता, है ना। बड़ा ही बेहतरीन पॉइंट यहाँ पर बन के आ रहा है, इसे भी याद रखना है। उपर्युक्त कथन इब्राहिम लोदी के संबंध में फरिश्ता ने कहा है, नियामतुल्लाह का विचार है कि सुल्तान इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। अफगान शासकों का राजत्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर आधारित थी, है ना। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आता है सल्तनत कालीन जो शासन प्रणाली थी उससे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो यहाँ पर है, सल्तनत कालीन मंत्रियों एवं उनके कार्यों का कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो सी को बोला गया है कि ये जोड़ा जो है वो बेमेल है कि दीवान इंसा जो था वो व्यय के कागजात को देखभाल करना, ये गलत है। बाकी बात, वजीर जो था वो कौन था, तो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था, ये मूल रूप से सही है। दीवान आरिज कौन था, तो सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था, ये भी मूल रूप से सही है। दीवान रसातल कौन था, तो विदेशों से ये पत्र व्यवहार करता था, ये भी मूल रूप से सही है। दीवान इंसा की चर्चा करते हैं तो दीवान इंसा नामक विभाग का प्रमुख कार्य सुल्तानों की घोषणाओं एवं पत्रों का मसविदा तैयार करना था।
है ना। इस कारण से ऑप्शन सी जो है वो गलत है, ये मसविदा तैयार करने का कार्य करता था। प्रश्न है कि सल्तनत काल में प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त होने वाली आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखने का दायित्व निम्नलिखित में से किस विभाग का होता था। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुशरिफ ए मुमालिक, है ना। ये क्या करता था, आय का लेखा जोखा रखने का कार्य करता था। फिर है दीवान ए वकूफ़ क्या था। तो दीवान ए वकूफ़ नामक एक नए विभाग की स्थापना जलालुद्दीन जी ने किया। इसका प्रमुख कार्य व्यय के कागजात की देखभाल करना था। फिर आता है एक और वकील ए सुल्तान, है ना। ये क्या था, तो इसकी स्थापना तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद द्वारा किया गया था। इसका स्थापना नसरुद्दीन महमूद द्वारा किया गया था। इसका मुख्य कार्य था शासन व्यवस्था एवं सैनिक व्यवस्था की देखभाल करना। फिर है खजीन यानी कि खजांची, यह कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। तो यहाँ पर देखिए ये सभी जो नाम है ये अक्सर एग्जामिनेशन में रिपीट होता है, ये पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर का MCQs आप देख सकते हैं। प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन एवं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे हमें सत्य कथन बताना है। तो 1, 2, 3, 4 सभी जो कथन हैं वो सत्य हैं। सल्तनत काल में धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख अधिकारी सद्र सुदूर होता था, है ना। सद्र सुदूर क्या होता था, तो ये धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। फिर है सल्तनत काल में सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कुजात होता था। फिर है दीवान ए वरीद गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवान ए नज़र का प्रमुख कार्य उपहार वितरण करना था, है ना। तो इस तरह से दीवान ए वरीद को याद रखना है, दीवान ए नज़र को भी याद रखना है। तो यहाँ पे दर्शाया गया है इसके अतिरिक्त दरबार के संबंध में निम्न प्रमुख पद होते थे, जैसे वकीले दर, यह शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था, है ना। फिर है बारवक, यह दरबार की शान शौकत एवं रस्म रिवाज की देखरेख करता था। फिर है अमीर ए हाजिब, यह सुल्तान से मिलने वालों की जांच पड़ताल करता था। फिर है अमीर ए मुजलिस, यह शाही उत्सवों एवं दावतों का प्रबंध करता था। और सरे जंदार, यह सुल्तान के अंगरक्षकों का अधिकारी होता था। प्रश्न है कि सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन को हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, मजलिस ए खलवत की बैठक बार खास में होती थी। कि बैठक मजलिस खास में होती थी, बार खास नहीं होगा, मजलिस खास होगा। इस कारण से ये ऑप्शन जो है वो गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो सल्तनत काल में मजलिस खलवत की बैठक मजलिस खास में होती थी और बार खास में सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों एवं अन्य रईसों को बुलाया करता था। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है वो गलत था। फिर है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था। तो उत्तर होगा महमूद गजनवी। इस काल में सुल्तान सेना का सर्वोच्च सेनापति एवं न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, है ना। इसे भी याद रखना है। फिर है कि मुबारक खिलजी सल्तनत काल का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो मुबारक खिलजी के संबंध में यह प्रश्न बन सकता है, किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो उत्तर होगा मुबारक खिलजी। तो ये था अभी तक के महत्वपूर्ण MCQs। वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।